हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ब्राइट करियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ब्राइट करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी भी आप लोगों का अच्छा से चल रहा होगा। इस वीडियोज़ में, इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये क्लास 9th के दूसरे लेसन में पढ़ना है और ये जो लेसन है, ये जो टॉपिक है, वो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसलिए इस टॉपिक्स को हम सभी अच्छा से पढ़ेंगे ताकि हमारा इस टॉपिक्स के मदद से हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम जो है या फिर हमारे क्लास का जो एग्ज़ाम है वो भी हम अच्छा से कर पाएँ, क्लास में भी अच्छा कर पाएँ और आगे चल कर के फ्यूचर में हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब बैठें तो वहाँ भी हमको इससे काफ़ी अधिक बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। तो ब्राइट करियर एकेडमी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप लोगों में से अगर कोई, इसके अलावा मेरा एक पेड ग्रुप है जहाँ पर मैं सब कुछ काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं हमसे ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना जूम मीटिंग्स के द्वारा, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर आई वांट टू ज्वाइन इन योर पेड ग्रुप, तो फिर मैं आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसके बाद से आपका आप अपना ईमेल आईडी दे करके एनरोल करा लीजिएगा। उसके बाद से जो पेड ग्रुप में डाले गए जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो रेगुलरली आपको मिलेगा, प्लस आप जूम मीटिंग पे लाइव आ करके और लाइव बोर्ड की मदद से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी होती है रेगुलरली। उसके बाद से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि आज जो बच्चे घर पे बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद होने की वजह से वो अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे बच्चों के हित में आप भी थोड़ी सी मेरी मदद करके आप भी उन लोगों का लाइफ को अच्छा बनाने में थोड़ी मदद करें और उसमें हिस्सेदारी, आप भी अपना हिस्सेदारी कंफर्म करें और अपनी हिस्सेदारी को निभाएं, अपना हिस्सेदारी लें। मुझे जितना करना चाहिए मैं कर रहा हूं और आपकी मदद से ये मेरा काम जो है और सफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोज़ को देख करके, वीडियोज़ के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन अपने पढ़ाई को अच्छा से कर पाएंगे और जो भी कमियां उनके अंदर होगी उनको दूर कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है क्लास 9th के दूसरे लेसन का टॉपिक है। ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पार्ट है वो आपके स्कूलिंग से ले करके एकेडमिक और आप अगर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन सब के भी लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छा से देखें, पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सारे बच्चों के पास जो अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और जो किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे जो है भारत के जो है 6 फिजिकल फीचर्स होते हैं। पूरे इंडिया जो है उसे 6 जोन में बांटा गया है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा जो होता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज, चौथा जो है इंडियन डिजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन्स एंड छठा जो होता है इंडियन आइलैंड है। तो चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में डिटेल अच्छा से पढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो है एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। तो बहुत बड़ा होने की वजह से
और इसकी उपस्थिति जो है ग्लोब पर भी ऐसे है और इसका बनावट भी ऐसे है कि यहाँ पर बहुत तरह के जो है लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। आई मीन सब तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको समतल मैदान भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर वो रेतीले, केवल रेत ही रेत से भरे रेतीले मरुस्थल भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आसमान छूती ऊंची ऊंची पर्वतों की एक श्रृंखलाएँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पर एकदम बिल्कुल सपाट उठा हुआ टेबल के जैसा प्लेट्यू भी मिल जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको कोस्टल आइलैंड जो है कोस्टल प्लेन्स भी मिलेंगे। समुद्र के किनारे किनारे हरियाली, हरी भरी जो है एक समतल मैदान भी आपको मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया के पास दो, हमारे देश में यहाँ पे आपको 2 आइलैंड ग्रुप्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक तरह के लैंडफॉर्म्स मिलता है और वी आर वेरी लक्की, हम लोग बहुत लक्की हैं जो इतने सुंदर देश में जन्म लिए। यहाँ इतनी वैरायटी होती है, इतनी वैरायटी किसी भी कंट्री में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हम लोग बहुत लकी हैं। थैंक्स गॉड जो आपने इतने प्यारे, इतने अच्छे, इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे वर्ल्ड के जो है सबसे अच्छे जगह पे हमें पैदा किया। तो इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लाइटली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्दर्न माउंटेन है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला इलाका नॉर्दर्न माउंटेन है। दूसरा जो इलाका दिख रहा है नॉर्दर्न प्लेन, जो ग्रीन कलर का है, ये यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन होता है। उसके बाद से पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही इलाका है। नेक्स्ट जो है आपको इंडियन डिजर्ट जो दिखेगा वो यहाँ पर है, थार मरुस्थल जो राजस्थान में है। फिर ये कोस्टल प्लेन्स ये यहाँ दिख रहे हैं और यही कोस्टल प्लेन्स आपको इधर भी दिख रहा है। फिर आपको ये इंडियन आइलैंड्स, आई मीन यहाँ भी इंडियन आइलैंड है और एक यहाँ अंडमान एंड निकोबार। तो ये 6 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के पास। चलिए अब आगे हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला जो फिजिकल फीचर्स था अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं भारत के उत्तरी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और 350 से 400 किलोमीटर के आसपास में चौड़ा, एक तलवार की आकृति लिए एक बहुत ही लंबी और बहुत ही ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसे हम हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। ये हिमालय पर्वतमाला जो होती है, ये हिमालय जो पर्वतमाला है इसमें 3 पैरेलल श्रेणियां होती हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। इस हिमालय के अंदर बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत जगहें आपको देखने को मिलेगी। सुरम्य घाटियाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर हिल स्टेशंस मिलेंगे। हिल स्टेशंस का तो यहाँ भरमार है। सुंदर सुंदर घाटियाँ ये आपका यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हिमालय की सैटेलाइट इमेज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको क्लियर कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिमालय पर्वतमाला का एक व्यू है जिसे आप देख सकते हैं। यही है हिमालय जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा, इसको हम हिमालय कहते हैं, ये हिमालय है। नेक्स्ट हम इसके बारे में बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। तो हिमालय की 3 जो है समानांतर श्रेणियाँ होती है, पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। हिमाद्री जो है सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, सबसे नॉर्थ में हिमाद्री है, फिर उसके बाद से मिडिल में हिमाचल है और सबसे आउटर, सबसे नॉर्थ साइड में आप चले जाइएगा तो वहाँ शिवालिक मिलता है आपको देखने को। अब हम लोग जो है इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री जिसको बृहत हिमालय भी कहा जाता है या इसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी और सबसे उत्तरी श्रेणी है। यहाँ इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज़्यादा है और इसी कारण से यहाँ की जितनी भी चोटियाँ हैं सारी की सारी चोटियाँ सालों भर बर्फ़ से लदी रहती हैं, भरी रहती हैं। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जितनी भी चोटियाँ हैं जो हिमालय में
के अंतर्गत पड़ने वाली है। विश्व के जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी हिमालय के इसी क्षेत्र में उपस्थित हैं। जैसे एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, K2 है, कंचनजुंगा है 8,598 मीटर, उसके बाद से नागा पर्वत है 8,126 मीटर। ये सभी के सभी ऊंची ऊंची चोटियां आपको हिमालय के इसी ग्रेटर हिमालय में आपको देखने को मिलती हैं। यह सबसे उत्तरी हिस्से में उपस्थित है। यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो और इस पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं आपको, जैसे गंगोत्री है, सतोपथ है। ये सारी जो है ग्लेशियर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये कंचनजंगा का व्यू है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एवरेस्ट है जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लगाया हुआ है। एवरेस्ट यहाँ पर आपको सिक्किम के आसपास में ही, थोड़ा सा नेपाल में पड़ेगा, थोड़ा सा दूर, और ये कंचनजुंगा तो एकदम सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम हिमाद्री के बारे में समझ गए। अब हिमाचल, दूसरा जो पैरेलल है रेंजेज है हिमालय का, जो हिमाद्री से साउथ की तरफ हिमाद्री से नॉर्थ की तरफ पड़ता है, उसे हम लोग हिमाचल लेजर हिमालय या इनर हिमालय भी कहते हैं। ये जो है ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। ग्रेटर हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित इस हिमालय की समानांतर श्रेणी को हिमाचल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के आसपास होती है। इसका एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर के आसपास में है। इस भाग की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जो श्रेणी है उसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लंबा भी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है पीर पंजाल है। उसके अलावा यहाँ पर धौलाधार, महाभारत जैसी श्रेणियाँ भी देखने को मिलती हैं। हिमाचल में यह हिमालय की इस श्रेणी हिमाचल में आपको बहुत सारी सौम्य घाटियाँ मिलेगी, जैसे कश्मीर की घाटी, आप इसे देख पा रहे होंगे, आप इसे देख के भी समझ सकते हैं ये कितनी खूबसूरत घाटियाँ हैं। जन्नत है, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर वैली में ही है। फिर ये कुल्लू की घाटी है, ये भी आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर ये मनाली है, सॉरी ये कांगड़ा वैली है, ये मनाली वैली नहीं है, हिल स्टेशन है जो हम अभी पढ़ेंगे। कांगड़ा की घाटी है, ये तीनों की तीनों, इसके अलावा काठमांडू की घाटी है। ये सभी घाटियाँ जो है हिमाचल क्षेत्र में ही उपस्थित हैं। हिमाचल के क्षेत्र में बहुत सारे जो है खूबसूरत हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे दार्जिलिंग है, बहुत खूबसूरत, आप देख रहे हैं हरे भरे पेड़ पौधे से भरा, नीचे चाय के बागान और पर्वतीय ढलानों पे बने मकान जो है देखने पे इतने खूबसूरत लगते हैं कि मन मोह लेते हैं। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप दार्जिलिंग कभी ज़रूर जाइए। गंगटोक, दार्जिलिंग या मनाली आप एक बार विजिट करें, तब शायद आप इसको कहीं ना कहीं अच्छा से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशंस भी मिलते हैं, जहाँ इन्हें स्वास्थ्यवर्धक जगह कहा जाता है, जहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं समर वेकेशन के। तो यहाँ पर हिल स्टेशन पे खूबसूरत जगहों में मसूरी है, डलहौजी है, मनाली है, दार्जिलिंग है, ये सारे के सारे खूबसूरत घाटियाँ और सारे के सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस जो हैं वो आपको लेजर हिमालय यानी हिमाचल में ही उपस्थित हैं। और ये हिमाचल जो है वो हिमाद्री के साउथ में उसी के पैरेलल फैला हुआ है। नेक्स्ट जो आता है शिवालिक, यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1000 मीटर तक है। इसकी ऊंचाई कम होती है यहाँ पर, केवल हिमालय का जो फुट हिल्स बोलते हैं, यानी हिमालय का जो सबसे निचली क्षेत्र है, यहाँ पर तराई वराई क्षेत्र होता है। इसके बाद से यहाँ पर कंकड़ीले पथरीले मैदान मिलते हैं जिनको दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, इन्हीं के नाम पे वो उसी नाम पे देहरादून और हरिद्वार का नाम देहरादून हरिद्वार पड़ा। उसके बाद से यहाँ पर खूबसूरत जो है बड़े बड़े जो है तालाब आपको मिलेंगे, जहाँ पर चारों तरफ जो है
पेबल्स किए हुए एकदम बड़े बड़े पत्थरों से भरे ये तालाब ऐसे दिखते हैं जैसे लगता है कि मानो कोई टोकरी में अंडों को रख दिया है। इस तरह से यहाँ पर तालाब जो है मिलते हैं जिन्हें ताल कहा जाता है, जैसे नैनीताल, भीमताल। तो इस इलाके में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरती जो है भगवान ने भरी हुई है। तो ये शिवालिक का क्षेत्र होता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सब इसी क्षेत्र में पड़ता है। अब हम लोग जो है हिमालय का जो 3 श्रेणी है, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक। अब हिमालय जो होता है वो जब यहाँ पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है तो पूरब जाकर के अरुणाचल प्रदेश में ये अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और इस दक्षिण की तरफ मुड़े हुए भाग को पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। इसमें आपको 3 जो है लाइन से एक ही लाइन में 3 श्रेणियां मिलती है। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो पटकाई-बूम, पहले पटकाई-बूम मिलता है, फिर नागा हिल्स मिलता है और लास्ट में आपको मिजो हिल्स मिलता है। तो ये 3 श्रेणियां इधर पटकाई-बूम, नागा और मिजो हिल्स, जिनको लुसाई भी लोग कहते हैं, ये सभी पूर्वांचल के हिस्से हैं। ये पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स होते हैं, ये भी हिमालय का एक्सटेंशन फॉर्म रूप है। उसके बाद से असम में आपको 3 श्रेणियां जो मिलती है, गारो, खासी और जयंतिया। ये एक्चुअली हिमालय के पार्ट नहीं है, ये जो दिख रहे हैं ये एक्चुअली साउदर्न प्लेट्यू के पार्ट हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के ही एक्सटेंशन है, जिसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हिमालय के पूरा हम लोग हिमालय का स्टडी किया, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक पढ़े हम लोग। फिर हिमालय जो है पूरब में जा कर के अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, एक्सिंटेंशियल बैंड जो है वहाँ पर मिलता है। तो उस जो है तीखी मोड़ जो वहाँ पर मिलती है, जो अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मिजोरम तक फैली हुई है। तो इस पूरब में स्थित इस, तो हम बात कर रहे थे कि हिमालय जो है वो पश्चिम से जब पूरब की तरफ जाता है, तो एक चीज़ और बताना हम आपको भूल गए थे कि हिमालय की जो हाइट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती जाती है, और यही कारण है कि आपको हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको पूरब में ही देखने को मिलेंगी। आई मीन एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब आपको पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ही पड़ते हैं। तो हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश में जा करके वो दक्षिण की तरफ अचानक मुड़ जाता है, जहाँ पर इसके 3 पहाड़ियाँ जो है स्थित हैं, जिन्हें हम पटकाई-बूम, नागा और मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों ने हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पटकाई-बूम, नागा और लुसाई, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब एक और चीज़ होती है, ये जो हिमालय है, हिमालय के उस पार यानी हिमालय से नॉर्थ साइड में आपने देखा कि हिमालय के साउथ में हिमालय जो है वो 3 रेंजेस थी, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक, जो सारी रेंजेस हिमाद्री के नॉर्थ साइड में स्थित जो है सारी जो है समानांतर श्रेणियाँ हिमालय के साउथ साइड में स्थित थीं, दक्षिणी भाग में। लेकिन हिमालय से भी उत्तरी साइड में, हिमालय के उस पार भी 3 श्रेणियाँ हैं, जिन्हें जस्कर, लद्दाख और काराकोरम कहा जाता है। इन श्रेणियों को ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी कहा जाता है, इन्हें ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी कहा जाता है। तो इन्हें ट्रांस हिमालयन रेंजेस के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है, या फिर आपको एग्जाम्स में इनमें से किसी एक पहाड़ी का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन ट्रांस हिमालयन रेंजेस के अंतर्गत आती हैं, या इनका सीक्वेंस पूछ देगा कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस में हिमालय से उत्तर की तरफ बढ़ने पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है, कौन कौन से समानांतर श्रेणियाँ मिलती है। तो पहले जस्कर होता है, बीच में लद्दाख और सबसे नॉर्थ में काराकोरम उपस्थित हैं। तो ये जो है हम लोग जो है नॉर्दर्न माउंटेन अभी तक पढ़ लिए, क्लियर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। हिमालय के दक्षिण में हिमालय से सटे उसके दक्षिण में एक समतल सपाट जो है एकदम 2400 किलोमीटर लंबा और
250 से 350 किलोमीटर के आसपास में चौड़ा एक समतल सपाट मैदान है, जिसे हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन सभी तीनों नदियों के सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसका एरिया जो देखा जाए तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा, इंडिया की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो इसी इलाके में निवास करती है। तो चलिए अब आगे इसे जो है, इस गंगा के मैदान को हम लोग नदियों के बेसिन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो सबसे पश्चिम में है, जिसे हम लोग पंजाब का प्लेन कहते हैं, या इसे इंडस प्लेन कहा जाता है। इंडस प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इंडस नदी के द्वारा ही बना हुआ है। इंडस यानी हिंदी में जिसको सिंधु कहा जाता है। तो इंडस और इंडस के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सारी नदियों के द्वारा ही इस प्लेन का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे इंडस प्लेन कहा जाता है। और चूंकि ये पंजाब इलाके में पड़ता है, इसलिए इसे पंजाब प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान भी गंगा यमुना और गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बना हुआ है। यह मैदान भारत के सभी मैदानों में सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत मैदान है, और सबसे उपजाऊ भी है। उसके बाद से पूरब में, हम जब सबसे पूरब में जाते हैं तो वहाँ आपको असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान मिलता है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, इनकी ट्रिब्यूटरीज जैसे सोनसरी, मानस, लोहित, तीस्ता, इन सारी नदियों के द्वारा लाए गए ओलुवियल्स के डिपॉजिट के चलते इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब हम लोग बारी बारी से तीनों रिवर सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है इंडस या पंजाब प्लेन। इंडस या पंजाब प्लेन, आप यहाँ पर इस ग्रीन कलर से जो कलर किया गया है इसको आप देख सकते हैं, यही पंजाब प्लेन है। एक्चुअली इंडस प्लेन जो होता है इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर है, और इंडस रिवर की जितनी जो है ट्रिब्यूटरीज है, उन सारी ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर ये सब मिल करके ओलुवियल सोयल का ये डिपॉजिट किए, सेडिमेंट को ला करके यहाँ पर डिपॉजिट किए, जिसकी वजह से इस जो है फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन हुआ, इस फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसे इंडस प्लेन भी कहा जाता है। इंडस प्लेन का अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में पड़ जाता है, और थोड़ा सा भाग हमारे इंडिया में पड़ता है, जो यहाँ का पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो पंजाब के क्षेत्र से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो है, आपको इन इंडस जो है रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हैं उनके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं, जिसमें सतलज सबसे बड़ी नदी है। तो अब हम लोग जो है पंजाब के प्लेन की बात करते हैं। पंजाब प्लेन में आपको 3 नदियाँ जो है आपको देखने को मिलती है, रावी, ब्यास और सतलज। ये तीनों नदियाँ ही पंजाब से होकर के जाती है, तो इसलिए इन तीनों नदियों का ही योगदान है पंजाब के मैदान में। तो पंजाब प्लेन्स का जो स्लोप है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जो इनकी नदियों की प्रवाह होने की दिशा से पता चलता है। पंजाब प्लेन को दोआब प्लेन्स के अंतर्गत रखा जाता है। दोआब प्लेन एक्चुअली वो प्लेन होता है जो 2 नदियों के बीच में होता है, यानी वैसा समतल मैदान जो 2 नदियों के बीच में स्थित हो उसे दोआब कहते हैं। आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रावी नदी है, और रावी और ब्यास के बीच एक दोआब है, ठीक है, रावी और ब्यास के बीच में एक दोआब है। उसके बाद से फिर ब्यास और सतलज के बीच में आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर भी एक दोआब है। तो ये दोआब ही है, ये दोआब वाला क्षेत्र ही है पूरा पंजाब, इसे जो है दोआब क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग गंगा के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। गंगा, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है गंगा नदी। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे पहले गंगा नदी जो होती है, जब यहाँ पर अलकनंदा और इधर से भागीरथी, 2 नदियाँ, अलकनंदा और भागीरथी, जब 2 नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो
एक धारा बना लेती हैं दोनों मिल करके, और इन दोनों नदियों का नाम यहाँ से ख़त्म हो जाता है और एक नई नदी का नाम आता है जिसको हम गंगा बोलते हैं। तो अब ये गंगा जो होती है वह दक्षिण पूरब की तरफ बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हालांकि यहाँ पर भी ये दो भाग में बढ़ जाती है, जिसको पद्मा और मेघना के नाम से जाना है। हुगली कहा जाता है, सॉरी पंजाब, आपको वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर दो भाग में ये भी बढ़ जाती है। अब हम लोग जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सबसे पहले ये यमुना नदी है जो पश्चिम से आकर के इसमें मिल जाती है। बाकी इसके सहायक नदियों में उत्तर की तरफ से आकर के मिलने वाली नदियों में है कोसी है, घाघरा है, उसके बाद से गोमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सप्तकोसी है। ये सारी नदियाँ जो है हिमालय क्षेत्र से निकल करके और गंगा में मिलती है। उत्तर भारत से, मतलब उत्तर के तरफ से आकर के मिलने वाली नदियाँ, इन्हें पर्वतीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की तरफ से भी बहुत सारी नदियाँ गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। तो दक्षिण की तरफ से डायरेक्ट जो है गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में सोन है। उसके बाद से बाकी सारी जो नदियाँ हैं, एक सिंध नदी है जो आकर के, सॉरी, ये सारी नदियाँ जो है ये एक गंगा नदी में सोन जो है आकर के पटना के आसपास में आपको गंगा नदी से मिल जाती हैं। इसके अलावा गंगा की और सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरीज यमुना है, बाकी सारी नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये जो है ये सारी नदियाँ जो है यमुना और खुद की जो है सहायक नदियों में मिल करके और ये आकर के गंगा नदी में मिल जाते हैं। तो इस पूरे रिवर सिस्टम को गंगा, ये जो पूरा एक प्लेन बनाते हैं, इन प्लेन को, इसी प्लेन को हम लोग गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। यह एक विस्तृत और बहुत ही जो है 1400 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है और 250 से 300 के आसपास में इसकी चौड़ाई है, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूरब में ये इसकी चौड़ाई कम होती गई है। इसकी ढाल दक्षिण पूरब की तरफ है, जो इनकी नदियों के प्रवाह की दिशा से पता चलता है। गंगा के मैदान में दो तरह के क्षेत्र मिलते हैं। गंगा के मैदान में एक्चुअली जो क्षेत्र होता है, इलाका होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। खादर क्षेत्र वैसा इलाका है, गंगा के मैदानी क्षेत्र का एक ऐसा इलाका जहाँ पर बाढ़ के दौरान बाढ़ का पानी भर जाता है। जब भी नदियों में बाढ़ आता है या बरसात के मौसम में, तो नदियों का पानी जिस इलाके में भर जाता है, यानी ये अपेक्षाकृत लो लैंड होता है। इस ज़मीन की जो है ऊंचाई थोड़ा कम होती है और लो लैंड होने की वजह से बाढ़ के समय बाढ़ का पानी इस पूरे इलाके में भर जाता है। और चूंकि नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर के आती है, तो पानी जब भर जाता है और पानी धीरे धीरे कुछ दिनों तक स्थिर हो जाता है वहाँ पे। अब जब पानी स्थिर होता है, शांत होता है, तो उसके अंदर जितने भी सेडिमेंट होते हैं, जितने भी अवसाद लेकर के नदियाँ आई होती हैं, वो सारे के सारे नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं और ऊपर से पानी जो है फिर उतर के चला जाता है। तो इस तरह से जो लो लैंड होता है, वहाँ पर हर साल नदी जो है नई मिट्टी बिछा देती है और नई मिट्टियों के बिछा देने की वजह से वहाँ पर फिर से मिट्टी नई हो जाती है और इस तरह से वह क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग खादर क्षेत्र कहते हैं। तो गंगा के मैदान का अपेक्षाकृत निचला भूभाग, जहाँ पर हर एक साल बाढ़ के दौरान नई मिट्टी बिछा दी जाती है, उसी को हम लोग खादर क्षेत्र कहते हैं। अब समझ में आ गया आपको। बांगर क्षेत्र क्या होता है? बांगर क्षेत्र अपेक्षाकृत उथला भाग होता है, वैसा भूभाग जो अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, जहाँ पर जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। खादर क्षेत्र में आपको चौर का इलाका जो है खादर क्षेत्र में आता है, क्योंकि हर साल बरसात के समय में नदी उसमें पानी ला के जमा कर देती है। बांगर क्षेत्र एक्चुअली हाईलैंड होते हैं, जो उच्च भूमि होती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत पहले की मिट्टी होती है, बहुत पहले जब गंगा और उसके सहायक नदियों ने जब इस मैदान का निर्माण किया, वो मिट्टी करीब उस समय की होती है। तो इस तरह के जो है क्षेत्र को हम लोग बांगर क्षेत्र कहते हैं। और इस तरह के बांगर क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर आपको कंग्लोमेरेट वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कंकड़ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उपजाऊता के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा कम उपजाऊ होती है और खादर क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। आपने सुना होगा देहात में लोगों को कहते हुए कि चौर में बहुत मजबूत फसल लगता है, बिकॉज चौर इलाका वही इलाका होता है जहाँ पर नदी का पानी हर एक साल बाढ़ के दौरान लग जाता है। उसे चौर एरिया कहा जाता है, चौर भी कहा जाता है, भाबर भी कहा जाता है, टाल एरिया भी कहा जाता है, तो कई नाम उसका होता है। तो चलिए, ये रहा हमारा गंगा प्लेन। नेक्स्ट जो है हमारा
अब जो है गंगा के प्लेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हम सारे पार्ट को अलग अलग एक्सप्लेन जो है नहीं करेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो गंगा के मैदान का जो सबसे पश्चिमी भाग है, जो दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद के आसपास पे होता है, तो इसे हम लोग अपर गंगा कहते हैं। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेकर के और आपको फरक्का तक के भाग को मिडिल गंगा, और फरक्का से लेकर के नीचे जो है पश्चिम बंगाल वाला डेल्टाई क्षेत्र है, उसे हम लोग लोअर गंगा कहते हैं। ये एक्चुअली डेल्टाई रीजन का होता है। आप यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। चलिए अब फिर हम जो है इससे गंगा के मैदान का जो तीसरा रिवर सिस्टम है वो ब्रह्मपुत्र है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर के पास से निकलती है और पूरे चाइना में पूरब के तरफ मूव करते हुए, पूरब की तरफ जाते हुए अचानक से अरुणाचल प्रदेश में आकर के दक्षिण की तरफ घूमती है, और फिर ये पश्चिम की तरफ अचानक से मुड़ करके असम में पूरब से पश्चिम दिशा में हो जाती है, और पश्चिम की तरफ बहते हुए फिर बांग्लादेश के आसपास, बांग्लादेश में जाकर के ये दक्षिण की तरफ मुड़ करके बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ मिल करके जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, चली जाती है, मिल जाती है। तो इस मैदान का निर्माण जो है ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जैसे स्वर्णश्री, लोहित, मानस और तीस्ता, इन सारी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से ये मैदान बना हुआ है। यह मैदान संकीर्ण है, पतला है और अपेक्षाकृत एशिया जो है अपेक्षाकृत एरिया में भी बहुत छोटा है। इस मैदान का स्लोप जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है, जो इसके नदी के फ्लो से ये पता चल पाता है। इस मैदान का अधिकांश भाग जो है असम में ही पड़ता है। और फिर हम लोग आगे जो है, अब ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन आपको उत्तर भारत का जो विशाल मैदान था वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर्स हमने अभी तक हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ लिए और उसके बाद से नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लिए। अब जो है तीसरा जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये भारत के दक्षिणी भाग जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह एक पठारी प्रदेश है जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये आपको अरावली पर्वत से लेकर के और पूरा जो है साउथ इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा का पूरा रीजन इसके इलाके में, इस क्षेत्र में आता है। तो ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये अधिकांश जो है पठार ये लावा निर्मित पठार हैं और इसके बारे में हम लोग आगे जो है डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए, तो इसके बाद से जो है अब इसमें जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो होता है वो होता है सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। यह अरावली, इस पश्चिम में अरावली से लेकर के और पूरब में बुधे जो है छोटा नागपुर के पठार तक चला गया है, और दक्षिण में ये विंध्य पर्वत के पास नर्मदा नदी से ये अलग होता है, और सतपुड़ा की श्रेणी से सटे ये विंध्य पर्वत से लेकर के मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा पठार सबसे पश्चिम में है, और पूरब की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें क्रमशः बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार देखने को मिलते हैं। इसे हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। ये जो है पश्चिम में चौड़ा है, पूरब में पतला होते गया, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला था, और इसके दक्षिण में, सेंट्रल हाईलैंड के दक्षिण में जो है पूरे प्रायद्वीपीय भारत को कवर किए हुए जो पठार है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, डेक्कन का पठार कहते हैं। ये ट्रायंगुलर है, जैसे कि आप जो है फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये जो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है स्थित है, और वहाँ सतपुड़ा रेंज से ही शुरू होता है, और सतपुड़ा रेंज से शुरू होकर के यह आपको बस जो है दक्षिण के तरफ, एकदम दक्षिण में जो है लास्ट में आपको जो है ये चला जाता है केरल के आसपास तक, और वहाँ पर आपको ये जो है इस तरह के से ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। इसका जो हाइट है वो दक्षिण की तरफ बढ़ते जाता है, ईस्टवर्ड स्लोप है इसका, और ये वेस्ट में ऊंचा है। इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है गारो खासी जयंतिया, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
नेक्स्ट जो है, अब इसके अलावे जो आपको डेक्कन प्लेट्यू था, डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ आपको पश्चिम समुद्र तटीय मैदान के किनारे किनारे, पश्चिमी तट के किनारे किनारे एक पर्वतों की श्रृंखला जैसी है, उसे हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। इसका लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास में होता है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तब तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसका हाइट जो है दक्षिण की तरफ बढ़ता जाता है। इसे हम पश्चिमी घाट जो है के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है इसे। इसकी जो सबसे अधिक ऊंचाई जो है साउथ में है, जहाँ पर अनई मुद्दी बोले जाता है इसको, और अनई मुद्दी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनई मुद्दी जो है, सॉरी, ये इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनई मुद्दी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होता है। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है कि माउंटेन, ये आप देख रहे हैं, तो माउंटेन के सहारे जब बादल, हवा, अगर मान लीजिए इधर से हवा का दबाव है तो ये पठार जो है, ये बादल जो है पर्वत को तोड़ कर तो जाएगा नहीं, और बादल जो होता है पर्वत के सहारे जब ऊपर उठता है तो वो कूल डाउन होता है और ठंडा होने की वजह से वो बारिश करने लगता है। और इस तरह से इसके जिस इलाके से वो जाता है, उस इलाके से, जिस इलाके से बादल पर्वतों के जिस ढाल के सहारे ऊपर चढ़ता है, उस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, और फिर उधर विपरीत ढाल की तरफ जब जाता है तो उतर के चल देता है, उधर वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस तरह के रेन को हम ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। इसको हिंदी में पर्वतीय वर्षा भी कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट पे ओरोग्राफिक रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये जो घाट है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। अब जो है, जैसे पश्चिम में समुद्र के किनारे एक घाट था, एक लंबी श्रृंखला थी पर्वतों की, उसी तरह पूरब के तरफ भी एक पर्वतों की लंबी श्रृंखला है जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है। ये जो है आपको, ये जो है महानदी से लेकर के नीलगिरी तक फैला हुआ, और नीलगिरी वही जगह है जहाँ पर दोनों घाट आकर के आपस में मिलते हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी में जहाँ पर ये दोनों घाट मिलते हैं आकर के, वहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा होती है, जिसका नाम दोदा बेटा है। तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद से यहाँ की इस पूर्वी घाट की जो सबसे अधिक ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। उसके बाद से इस भाग में एक सबसे सुंदर हिल स्टेशन जो है ऊटी है, जो यहाँ का सबसे सुंदर हिल स्टेशन है। आई मीन वो दक्षिण भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। उसके बाद से हम लोग ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ लिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है कोस्टल प्लेन। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो ईस्टर्न घाट था और वेस्टर्न घाट था, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों ही घाटों के बगल में और दोनों ही समुद्र सागरों के बीच में, यानी अरब सागर और वेस्टर्न घाट के बीच में, और बंगाल की खाड़ी और ईस्टर्न घाट के बीच में एक संकीर्ण और समतल मैदान मिलता है, जिसे हम लोग कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। ये कोस्टल प्लेन महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के ओलुवियल के डिपॉजिट से भी बना हुआ है, और इससे हम डिटेल इस तरह से जो है बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित यह एक समतल मैदान पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, यह मैदान जो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बना हुआ है, उन्हीं के डिपॉजिट से बना हुआ है, उनके डेल्टाई क्षेत्र है। यह जो है अपेक्षाकृत पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के अपेक्षाकृत चौड़ा है, उसके बाद से समतल भी है, और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। यह अपेक्षाकृत पूर्वी घाट के अपेक्षाकृत पतला है, लेकिन ये जो है क्योंकि यहाँ पर बहुत कोई नदी नहीं आती है, और डेल्टाई क्षेत्र होने की वजह से वहाँ थोड़ा सा उसका चौड़ा मैदान जो है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान चौड़ा था, और ये एक पतला मैदान है। यह मैदान जो होता है वो आपको गुजरात यानी मुंबई से लेकर के, एक्चुअली गुजरात से होता है शुरू, और आपको तूतीकोरिन तक फैला हुआ है। इस मैदान को दो भाग में बांटा गया है। एक कोंकण, जो यहाँ से लेकर के और गोवा तक के भाग को कोंकण कहते हैं, ये कोंकण का पार्ट है, कोंकण। फिर जो होता है
और गोवा से लेकर के तूतीकोरिन तक के भाग को मालाबार तट कहते हैं। अब जस्ट लाइक हम थोड़ा सा भूल गए थे आपको, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। ये महानदी के मुहाने से लेकर के कृष्णा तक के मुहाने को भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार, ठीक है। और महानदी के मुहाने से लेकर के तूतीकोरिन तक के भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान उत्तरी सरकार और कोरोमंडल में डिवाइड हो गया, और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कोंकण और मलाबार तट में दो डिवाइड किया जाता है। इसको दो अलग जो है, इसके भी दो सब पार्ट होते हैं। दोनों ही मैदान के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। नेक्स्ट जो है हम इंडियन डिजर्ट की बात करते हैं। इंडियन डिजर्ट क्या है? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान जगह है, एक राज्य है, वहाँ पर एक रेतीला मैदान है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होने की वजह से यह शुष्क मरुस्थल के रूप में है। इसे हम लोग जो है भारत का विशाल मरुस्थल या इंडियन डिजर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बरसात के मौसम में थोड़ी बहुत स्ट्रीम देखने को मिल जाती हैं, नदी थोड़ी बहुत धाराएं देखने को मिलती हैं, नदियाँ, लेकिन बरसात के मौसम के बाद वो सारी नदियाँ ख़त्म हो जाती है, कुछ दिनों के बाद डिसअपीयर हो जाती है। इस इलाके से होकर के बहने वाली नदियों में एकमात्र नदी लूनी है। यहाँ पर कोई नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह नहीं मिलते हैं, बहुत कम कैक्टस बबूल जैसे यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको बालू के बहुत बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं जिन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है, जो चांद के आकार का होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद से इसके पश्चिमी भाग में जो पंजाब जो है पाकिस्तान के आसपास में इलाका जो है, जो जैसलमेर का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल जो है बालू का स्तूप मिलते हैं, यानी एक लाइन के जैसे आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे लाइन जैसे आपको मिलते हैं। इस तरह के लैंड डेन्यूज को, इस तरह के डेन्यूज को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डेन्यूज के नाम से जानते हैं। तो ये इंडियन डिजर्ट के बारे में इतना ही था। आगे हम बढ़ते हैं द इंडियन आइलैंड। भारत के मुख्य भूमि के साथ साथ ये भारत का जो मेन लैंड है, मेन लैंड के साथ साथ इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप्स भी हैं जिन्हें हम इंडियन आइलैंड ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो आइलैंड है भारत के दोनों अलग अलग साइड में स्थित हैं। एक आइलैंड ग्रुप जो है पूरब साइड में जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे अरब जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है इसका आइलैंड ग्रुप है वो अरब सागर में स्थित है, जिसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। खूबसूरत, बहुत दोनों ही काफ़ी खूबसूरत हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। मौका मिले तो जाइएगा, घूमना चाहिए, और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को तो खासकर घूमना ही चाहिए। तो चलिए हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आपको इधर अरब जो है सागर में स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है जो मूंगा जाति के जीवों से बना हुआ है, प्रवाल से बना हुआ है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। इन सभी द्वीपों की जो है आकार आप अगर देखेंगे तो जैसे घोड़े के नाल के जैसे होता है। इसमें बहुत सारे द्वीप नहीं हैं, और इस आइलैंड का इस्तेमाल जो है, इस आइलैंड पे आज़ादी से पहले जो है इस पर कोई ध्यान नहीं था। आज़ादी के एक दशक बाद जाकर के इस पर गवर्नमेंट की निगाह पड़ी, तो यहाँ पर इसको जो है बस्ती वस्ती बसाना चालू किया गया, फिर इसको जो है आबाद किया गया, वहाँ पर कम्युनिकेशन बढ़ाई गई। तो इसका फॉर्मेशन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस आइलैंड पे बहुत जो है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर बहुत तरह के फ्लोरा एंड फ्यूना आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम पीटी रखा गया है, पीटी है, जो अनहैबिटेटेड है, वहाँ पर इंसान नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पर ये एक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर बर्ड्स वगैरह रहते हैं। इसकी राजधानी कवरती है। उसके बाद से इसका पॉपुलेशन 64,473 जो है यहाँ का पॉपुलेशन है। एरिया इसका बहुत कम है, अप्रॉक्स 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में होगा। और यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है, कोकोनट कल्टीवेशन है, मतलब नारियल वगैरह की खेती करना, उसके बाद से बेंत बाँस से तरह तरह की चीज़ें बनाना, शीतकालीन बनाना, ये यहाँ के लोगों का मुख्य काम है। तो यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों की ज़्यादा प्रधानता है और ज़्यादा वही हैं। उसके बाद से यहाँ पर आज जो है अब टूरिज़्म को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर जो है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको एक पर्यटन साइट बनाया जा रहा है। तो ये नया जो प्रोजेक्ट है अभी इस पे काम
यहाँ पर बहुत सारे इसको पर्यटन के लिहाज से बहुत इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर हालांकि बहुत सारे लोग जाते भी हैं घूमने के लिए, सुंदर सुंदर बीच हैं देखने के लिए लोग जाते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग जो इसमें कोरल के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो कोरल क्या होता है। कोरल जो है एक समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं जो संघचारी होते हैं, ये ग्रुप्स में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। और ये इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है जो हार्ड होती है। जब ये मरते हैं तो संघचारी हैं, साथ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं और इस तरह से इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा होने के बाद से वो हार्ड एक रॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं, रॉक जैसे बन जाते हैं। इस तरह के जीवों को हम लोग कोरल कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये आइलैंड, जिस आइलैंड के आसपास में पाए जाते हैं, उस आइलैंड के किनारे किनारे इतने हार्ड जो है उस आइलैंड को कवर कर देते हैं कि वो आइलैंड का कटाव नहीं हो पाता है वहाँ पर समुद्री लहरों के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये कोरल जो होते हैं। जो रिफ बनाते हैं वो 3 तरह के रिफ होते हैं। पहला जो रिफ होता है उसे जो है हम लोग बैरियर रिफ कहते हैं, दूसरा फ्रिंजिंग रिफ होता है और तीसरा एटॉल होता है। तो ग्रेट बैरियर रिफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो एटॉल के जैसे ही है, जो बहुत सारा रिफ से जो है ये रिफ बनाते हैं। सबसे बड़ा रिफ जो है ग्रेट बैरियर रिफ होता है जो कोरल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट जो है इंडियन आइलैंड का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड जो है इंडियन आइलैंड्स ग्रुप है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी में जो है फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। इसका भी फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका एरिया 8,249 किलोमीटर के आसपास में है। पॉपुलेशन 3,80,520 है यहाँ का। यहाँ की मुख्य भाषा जो है अंडमानी, निकोबारी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, ये यहाँ की प्रमुख भाषा है। यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों में सेंटिनल, जारवा, ओंगी, अंडमानी, निकोबारी, ये सारी जातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ भी जो है यहाँ केवल वन से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत मुलायम लकड़ियों के जो वन बहुत ज़्यादा हैं, जंगल हैं, इसलिए यहाँ पर उन तरह के जो है इंडस्ट्री जो है उद्योगों का बढ़ावा है। यहाँ पर बेत बांस से लोग तरह तरह के चीज़ें बनाते हैं, फिशिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ का ऑक्यूपेशन में। उसके बाद से यहाँ फॉरेस्ट्री फिशिंग भी होता है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पर थोड़े बहुत मात्रा में लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। तो भारत का यह हिस्सा जो है, यहाँ पर इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड पे है, जिसे नारकोंडम के नाम से जाना जाता है, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही है। ये दोनों आइलैंड हमारे लिए काफ़ी, हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन दोनों आइलैंड ग्रुपों पे हम नौसैनिक अड्डा, हमारे देश का नौसैनिक अड्डा है और यहाँ पर जो नेवी रहती है वो पूरे तट की सुरक्षा कर लेती है। इधर दोनों लक्षद्वीप में रहने वाली जो सेना होती है वो पूरे पश्चिमी तट का सुरक्षा करती है और अंडमान निकोबार में जो सेना होती है, नेवी होती है, वो पूर्वी तट की सुरक्षा कर लेती है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी ये आइलैंड, दोनों आइलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए। हाँ, अंडमान निकोबार के बारे में हम बहुत पहले से, हमारे देश के जो है लोग, यहाँ के लोग बहुत पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली इसका नाम जो अंडमान और निकोबार का जो नाम था वो लोग बड़े खौफ से लेते थे पहले, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर आबादी नहीं थी, यहाँ बस्ती नहीं थी, यहाँ कोई नहीं रहता था। तब क्या होता था, तब अंग्रेज़ जो है किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को पकड़ते थे, वो ले जा करके यहीं पे छोड़ देते थे और इस सुनसान द्वीप पर बेचारा वो अकेले तड़प करके मर जाता था। कुछ दिनों तक सर्वाइव करता होगा और मर जाता था। इसे वो जो है लोग काले पानी का नाम दिए थे। तो काले पानी जैसे नाम, काले पानी जैसे खतरनाक नाम से ये अंडमान निकोबार को जाना जाता था। बाद में अंग्रेज़ों ने वहाँ पर एक जेल बनाया जिस जेल का नाम सेल्यूलर जेल रखा है। आज भी जब अंडमान निकोबार पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह जो घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक, तो वो सेल्यूलर जेल का जो विजिट ज़रूर करते हैं, जो है जो आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोग जो है क्लास 9th का दूसरा लेसन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम लोग पूरा कवर किए और ये जो वीडियोज़ था वो सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सारे तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आप लोगों से फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, ताकि जो है जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और वो इस पेंडेमिक जैसे स्थिति में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं कहीं भी,
वो इस वीडियोस के माध्यम से अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।